नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं। आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है अज्ञेय द्वारा लिखी हुई नदी के द्वीप। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। सुप्रिया, मेरे ख्याल से शुरू कर देते हैं। हमारे हाँ बिल्कुल 20 मिनट की घड़ी शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो किताब घर में स्वागत है। और आज की हमारी किताब अज्ञेय की नदी के द्वीप। इसका थोड़ा सा अगर मैं परिचय दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रोमांटिक टॉपिक को लेकर किताबें बनी, प्रेम को लेकर उपन्यास बने हिंदी साहित्य में, उनमें अगर हम टॉप 5 की बात करें तो शायद इस किताब को शुमार करना ठीक रहेगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर मुझे 10 किताबें चुननी हो तो उसमें से एक तो ये रहेगी। मेरी तो 3 में से एक रहेगी। तो थोड़ा सा और इसको नहीं, मैं थोड़ा 3 तक नहीं आ पाऊंगी क्योंकि 3 छांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो पहले बात करते हैं इसके किरदारों की। ज्यादा किरदार नहीं है, ना ही घटनाएं ज्यादा हैं इसमें। किरदार भी ज्यादा नहीं है, घटनाएं भी ज्यादा नहीं है। जितना भी इसमें आचरण है चरित्रों का, अधिकतर वो खतों के माध्यम से है या तार के माध्यम से है। और इसको हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना चाहिए, जिसमें जितना भी लोगों के आत्म मंथन करते हैं वो अपने आप में करते हैं या वो खतों में लिख रहे हैं या सोच रहे हैं खुद ही, या बैकग्राउंड में चल रहा है कि उनके माइंड में चल रहा है, या अलग अलग लेखकों की वो रचनाओं के माध्यम से वो अपनी मनस्थिति को दर्शित करते हैं। जैसे आप देखिए, किताब शुरू होती है शैली की एक रचना से, जिसका अनुवाद है, कई हरे भरे द्वीप अवश्य ही होंगे व्यथा के गहरे और फैले सागर में, नहीं तो थका हरा सागरिक कभी ऐसे यात्रा करना न रह सकता हो। एक तरह से पूरा उपन्यास में नदी और द्वीप साथ साथ चलते रहते हैं। हम सब उसमें छोटे छोटे द्वीप बनते रहते हैं, चरित्रों से एक दूसरे से जुड़ते हैं। जिसमें पहला चरित्र है आपका भुवन, रेखा, चंद्रमाधव, गौरा, और उसके अलावा 2 चरित्र और हैं, हेमेंद्र और रमेश चंद्र, जिनका संबंध रेखा से ही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जिसमें कि भुवन एक वैज्ञानिक दिखाया हुआ है, रेखा को थोड़ा परिपक्व दिखाया है। रेखा को आत्मनिर्भर भी बहुत जगह दिखाया गया है कि वो अपनी आत्मनिर्भरता से अपने फैसले वो खुद लेना चाहती है। बहुत जगह वो दुखी भी है, पर वो अपने फैसले खुद ही लेना चाहती है। चंद्रमोहन अपनी व्यक्ति को लेकर स्वतंत्र रहता है हर जगह पर वो, और बहुत ईमानदारी से बताता है उसके मन में क्या है क्या नहीं है। अगर वो रेखा को प्रणय निवेदन भी वो करता है, और जब रेखा उसे ठुकरा भी देती है तब भी वो उससे दुखी नहीं होता। वो मतलब उसका चरित्र कहीं ना कहीं दर्शा देता है कि ठीक है, मुझे जो करना था मैंने किया, जो आपको करना था वो आप कर सकते हैं। इसी तरह गौरा सबसे शांत लड़की है इस चरित्र में। वो स्नेह तो रखती है भुवन से, पर साथ साथ चलती रहती है। मुझे बाकी जो है हेमेंद्र, वो थोड़ा सा अलग किस्म का दिखाया गया। वो रेखा को पाना चाहता है फिर भी नहीं पाना चाहता, वो उसको डाइवोर्स देता है। और उस जगह बहुत जगह ये आता है कि रेखा परित्यक्ता है या खंडहर की भांति है। और बहुत जगह जो सामाजिक उस टाइम की पृष्ठभूमि थी, रेखा को अलग ही तरह से वो दिखाते हैं कि रेखा जो है समाज में उसके नए नए शिकार ढूंढती है, और इस तरह से उसको चरित्र दिखाया गया जो उसका सामाजिक जीवन में दिखाया, जबकि वो ऐसी है नहीं। उसने प्रेम भुवन से ही किया, लेकिन वो बाद में विवाह रमेश चंद्र से करती है। आप कुछ कहेंगे अरिसुदन जी? हाँ, नहीं, आपने जो इसका प्रभाव बताया बिल्कुल सटीक है। और मेरे ख्याल से इसके साथ साथ ये भी बता देते हैं कि इसका शीर्षक नदी के द्वीप क्यों रखा गया। इसमें नदी के द्वीप का क्या महत्व है, और वो उत्तर जो है वो हमारे पात्रों ने ही दिया है। 2-3 जगह पर नदी के द्वीपों की बात है और द्वीपों की बात है, केवल नदी ही नहीं। तो जो नदी के द्वीप हैं, जब जैसा आपने कहा कि मनोविज्ञान की बात है, और जो एक तरह का पात्र जो है अपने अंदर ही झांकते हैं, और काफी कुछ बातें पत्रों में, चिट्ठियों के माध्यम से आती हैं सामने, तो उसी तरह बातों में कुछ बातें सामने आती हैं।
और जब संबंधों के सेतु की बात चलती है, पुल बनाने की बात चलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो वहां पर लेखक कहते हैं, और ये शायद रेखा की तरफ से कहते हैं, रेखा के शब्दों में, कि अगर हम सचमुच सेतु बन सकें, पुल बन सकें, तो दोनों तरफ से रौंदे जाने का भी सुख है। रौंदे जाकर टूटकर प्रवाह में, अगर प्रवाह में गिर जाएं, बहती नदी में गिर जाएं, तो उसमें भी सिद्धि है। लेकिन हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप हैं, जो उस प्रवाह से घिरे हुए हैं, उससे कटे हुए भी हैं, उस भूमि से बंधे हुए भी हैं, स्थिर भी हैं, पर प्रवाह में सर्वदा असहाय भी। न जाने कब प्रवाह की एक लहर आकर सब मिटा दे, बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल पत्ते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों न रहा हो। तो बात यह है कि हम सब जो हैं, और जो जीवन का प्रवाह है, उसके बीच में हर एक व्यक्ति अपनी एक अलग इकाई है। जैसा हम कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी इंग्लिश में जिसके लिए शब्द है, उसी तरह की बात है कि हम छोटे छोटे द्वीपों की तरह से हैं, जो प्रवाह का हिस्सा भी हैं, जो नदी में रहते हुए दिखता भी है, लेकिन उस प्रवाह से अलग भी रहता है, और कभी कभी बाढ़ इतनी आ जाती है कि उस प्रवाह के साथ बह भी जाता है। तो यहाँ विरोधाभास भी है, और उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी दिया है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को रुकना ही होता है। आप नदी में हमेशा बहते नहीं रह सकते। इसी तरह ये इन सबके संवेग भी बहते नहीं रहते हैं, किसी न किसी चरित्र पे आके रुकते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी को पूरा करता है। जैसे दो स्त्री पात्र हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होकर भी दोनों में ईर्ष्या नहीं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। गौरा और जब रेखा मिलते हैं तो उनमें ईर्ष्या नहीं है। इस बात को बहुत जगह मैंने लिखा हुआ भी देखा कि दो स्त्री पात्रों में ईर्ष्या क्यों नहीं है, क्योंकि रेखा सिर्फ देना जानती है। ईर्ष्या का सवाल ही रेखा के चरित्र में कहीं पर नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक। और जो बीच बीच में इन्होंने, आप देखिए, हर पात्र आत्मपीड़न है, मतलब दुखी है, अंदर से दुखी है। आप किसी को भी देखिए, चंद्रमाधव का अलग दुख है कि वो अपने विवाह से प्रसन्न नहीं है। वो बाद में आगे चलकर दूसरा विवाह करता है। तो सिर्फ ये तार भेजता है कि शुद्धि की गई। इसका मतलब उसने किसी और धर्म की युवती से विवाह किया है, जिसके कारण शुद्धि की गई है। और उसके बाद रेखा को उसका क्या बोलते हैं, तलाक होता है। उसके बाद वो भुवन से प्रेम करते हुए भी रमेश चंद्र से विवाह करती है। गौरा और भुवन कभी समझ ही नहीं पाते कि वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। उनका प्रेम धीरे धीरे पूरे उपन्यास में शुरुआत से लेकर आखिर तक रिझता है, पकता है, धीरे धीरे, जैसे धीरे 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 धीरे, और बहुत आखिर में उनको समझ में आता है जब भुवन बहुत शुरू में कहता है कि कोई ऐसी मिले कि जिसके बाल मेरे चेहरे पे आए अंधेरा बना दे। तो उसको कहती है गौरा कि ललित की बात कर रहे हैं आप, कि बालों में आए और पुरुषों को सोख ले। लेकिन आखिर में भुवन उसी से कनेक्ट करके कहता है कि तुम वही हो जिसके बालों में मैं उलझा हूँ। तो जिस तरह से शुरू होता है वो खत्म उसी तरह से, चरित्र उसको उसी तरह से खत्म करते जिस तरह से वो शुरू करते हैं किसी भी कहानी को। बिल्कुल। और गौरा का जो, अगर इसमें से सबसे प्रिय पात्र उठाएं तो मुझे सबसे प्रिय पात्र गौरा का लगता है। एक बहुत ही ग्रेसफुल कैरेक्टर, जिसमें नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक बातें हैं हमेशा। जैसा उपन्यास की थीम है वो प्रवाह के साथ बहती है, और जब मिलती हैं रेखा से, शायद एक या दो बार इनका मिलना होता है। जैसा आपने कहा, ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। उन दोनों के बीच में भी बहुत अच्छी सी वार्ता होती है, जिसमें प्रतीकों का काफी इस्तेमाल किया है। छोटी छोटी बातें, चाय के कप, आना और जाना, और वो शायद उनको एक जब इनको बोलना होता है तो आप देखिए लॉरेंस की कविता, डिकेंस की कविता से, एलियट, हार्डी, सिल्विया पाथ की काव्य पंक्तियों से बहुत खूबसूरत तरीके से इस उपन्यास को सजाया गया है इन्होंने। सुंदर सुंदर रेफरेंसेस है, संवाद है, माध्यम उनके पत्र हैं, तार है। तो आप देखिए इसमें स्नेह शिशु, प्रेम निवेदन ठुकराने के बाद भी स्नेह शिशु शब्द का बहुत जगह इसमें प्रयोग हुआ है। और पूरी शैली को अज्ञेय की जिसके लिए जाने जाते हैं, काव्य में है पूरी शैली। इतने सारे कोट्स होंगे, इतनी सारी चीजें आप अंडरलाइन करते 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 थक जाएंगे। आपको एक दिन लगेगा पूरा उपन्यास ही अंडरलाइन हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। छोटी छोटी कविताएं और भाषाई सुंदरता बहुत है अलग अलग जगह पर। जैसे रेखा जब भी आती हैं तो रेखा के बारे में लेखक थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं कि उनकी साड़ी का रंग कैसा है, वो कैसी दिख रही हैं। लेकिन कई बार ऐसी छोटी छोटी लाइन होती हैं जो आपको छू जाती हैं। जैसे एक थी कि रेखा ने बिना किनारे की
सफेद रेशमी साड़ी पहन रखी थी और वैसा ही सादा जी ब्लाउज। रेशम की सफेदी में एक स्निग्धता होती है, जैसे हाथी दांत के रंग में, और उस पर रेखा का सांवला रंग बहुत भला लग रहा था। तो इस तरह की हाँ छोटी छोटी पंक्तियां हैं कई सारी, जिसमें हाँ। बड़ी गहरी सुंदरता है। विश्व दीपक जी कह रहे हैं हाँ जी, नदी के दीप नाम की कविता भी है, पर उसका इसके साथ रिलेशन नहीं है। अज्ञे ने खुद कहा था कि जब वो उपन्यास का नाम रख रहे थे, उसका और इसका रिलेशन कहीं पर भी नहीं है। तो दोस्तों ने कहा कि चलो नाम रखना है, तो नदी का द्वीप आया, तो मैंने नदी का द्वीप नाम रख दिया कि हाँ ठीक है, नदी का द्वीप नाम रख देते हैं। इसमें एक जगह एक कविता है, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगेगी, मैं सुनाती हूँ आपको। तुमने एक ही बार वेदना में मुझे जना था माँ, पर मैं बार बार अपने को जनता हूँ और मरता हूँ, पुनः जनता हूँ, पुनः मरता हूँ और फिर जनता हूँ, क्योंकि वेदना में मैं अपनी ही माँ हूँ। वेदना, इसका आप कहिए, वेदना का शुरू से लेके आखिर तक हर पात्र वेदना में ही है। तो नदी के द्वीप से तो नहीं, लेकिन हाँ दुख मांझता उनकी एक कविता है, उससे जरूर इसका पूरा रिलेशन है, इस नदी के द्वीप का। ऋषिधन जी है ना, दुख मांझता से इसका हाँ, पूरा रिलेशन। और इसमें जगह बहुत जगह आप सारा जो देखिए। कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे वो समसामयिक बातें जो हैं। एक तो जो हाँ इसकी कथा है वो 1939, 1939, 1940 उसके आसपास की है। ये सन लिखा भी हुआ है किताब में, क्योंकि हाँ थोड़ी कहानी चलने के बाद जब कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, घटनाएं काफी कम है इसमें। तो जो घटनाएं वो एक तरह से माइलस्टोन का काम करती हैं, और एक घटना में विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है। जिसके लिए तो भुवन ये को जाना पड़ता है। इसके लिए भुवन को जाना पड़ता है, क्योंकि भुवन एक वैज्ञानिक हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं। जो नाम दिया है, बड़ा सुंदर नाम दिया है कि वो कॉस्मिक रश्मियों का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, और वो वहां से जहाँ से जावा जाते हैं और जहाँ भी वो जाते हैं, आप देखिए शुरू में लखनऊ से लेकर फिर भीमताल, भीमताल से नौकुचिया ताल, कश्मीर, कश्मीर से वापसी दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से उत्तर भारत, सॉरी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से जावा, जावा से वो कुछ फूल पत्ते कुछ वो भी भेजते हैं, उनको पार्सल भी भेजते हैं। तो आप देखिए साथ साथ के बताते हैं कि वहाँ पे ये वाले फूल हैं, ये वाले फूल हैं, और एक लिपि कुछ चित्रों की प्रतिलिपि भी भेजते हैं वो उन्हें, कि मुझे तो समझ नहीं आई भाषा, रेखा को वो पतार में कहते हैं कि मुझे भाषा समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छी लगी और मैंने आपको भेज दी। तो आप देखिए इसमें जहाँ जहाँ भी, क्योंकि अज्ञेय खुद घुमंतु प्रवृत्ति के थे, यात्राएं कहती हैं आपको समृद्ध करती हैं, तो आपको यहाँ अज्ञेय का समृद्धि नजर आएगी, उनकी यात्राओं की समृद्धि, स्थानों की समृद्धि, और चरित्र उनके जगह के साथ साथ ही चलते हैं, भागते नहीं हैं जगह से, चाहे वो ऊपर तुलियन झील से लेकर के उनको जाना हो कलकत्ता तक। अरिसुदन जी यात्रा कुछ की प्रकाश बात से डालिए इसके आगे। याद आया कि इसमें रेल के भी कुछ एक दृश्य हैं, रेल यात्रा के। रेल यात्रा के दृश्यों पे भी थोड़ा सा एक तरह का चिंतन किया गया है। जो कुछ बातें होती हैं, जैसे आजकल के जमाने में भी हम करते हैं कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे बात करना आसान होता है और उनसे शेयर करना आसान होता है। लेकिन अज्ञे जी ने ये बात बहुत पहले अपने उपन्यास में लिखी थी, और उन्होंने रेल के संदर्भ में लिखी थी कि रेल का सफर शायद इसी तरह के आत्म प्रकाशन को सहज बनाता है, सरल कर देता है। चलती गाड़ी में हम अजनबी को भी बहुत सी अपने ऐसी मन निजी की बात बातें कह बता देते दी। हैं जो अपने घर पर ठिकाने पर घनिष्ठ मित्रों से भी ना कहें। जी बिल्कुल। तो और इस तरह रेखा की कई कहती है कि सारी अगर बातें मुझे हैं। मुझे कभी कुछ कहना होगा तो मैं रेल में ही कहूंगी, जब मुझे कुछ मानना होगा, किसी अपराध को मानना होगा, तो मैं उसे रेल में ही कहूंगी, एक जगह पर रेखा कहती भी है। और हाँ, भुवन देखिए, भुवन गौरव को समझाते हैं कि तुम करियर की तरफ आप जाओगी, आप नौकरी करना चाहती हो, और तब भी आगे उनको कहते हैं, आप देखिए समाज तब से लेकर अब तक बिल्कुल नहीं बदला, पुरुष के लिए विवाह और नौकरी विरोधी करियर नहीं, और स्त्री के लिए साधारणतः होती हैं। ये बात तब भी उतनी ही सही थी और आज भी उतनी ही सही है कि दोनों के लिए विवाह और नौकरी आज भी चलाना एक साथ मुश्किल होता है। तो गौरा अचानक कह देती कि मैं उस बात को देख लूंगी, मैं कर लूंगी इस बात को, मैं विवाह और नौकरी को, और पहले वह अपना करियर चुनती है गौरा। ये बात इसमें बहुत अच्छी है। उसके पिता भी करियर कहते हैं चुनती कि, हैं और काफी पिता का सकारात्मक भी, तरीके से वो आगे हाँ, बढ़ती हैं। पिता भी कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे खुद ही फैसला ना ले तो उनको पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा। उनके पिता को भी एक अलग विचारों वाला दिखाया गया है चरित्र में, जो साथ साथ चलते रहते कि वो पापा को खत भी लिखती है, बात साथ साथ उनकी बीमारी के बारे में जानती भी रहती है, भुवन को भी बताती रहती है। सभी, मुझे लगता है गौरा सभी चरित्र को थोड़ा थोड़ा लेकर चलती है,
वो रेखा से भी पत्राचार करती है, वो चंद्रमाधव से भी करती है, वो भुवन से भी करती है। 4 ही पात्र हैं। भुवन और रेखा जिसमें तो प्रतिचित्र है एक दूसरे के अंदर होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और चंद्रमाधव और गौरव बिल्कुल स्वतंत्र पात्र होकर भी चंद्रमाधव फिर भी एक सीमा के बाद रुक जाता है, लेकिन गौरा चंद्रमाधव के साथ भी पत्राचार चलता रहता है उनका। गौरा सभी पात्रों को लेकर चलती है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप बताएंगे इसके बारे में राय अपनी। हाँ, और पहले तो ये भी बता दें कि इस किताब की जो संरचना है, वो अध्याय जो इसमें दिए हैं वो सारे अध्याय पात्रों के नाम पर हैं। रेखा, भुवन, चंद्रमाधव, गौरा, और बीच में जहाँ पर किसी एक पात्र के ऊपर फोकस नहीं है वहाँ पे अंतराल कहा गया है, और उस अंतराल में केवल पत्रों का आदान प्रदान है। पत्राचार है जी। एक पात्र दूसरे पात्र को चिट्ठी लिख रहा है, जैसे सुप्रिया ने कहा कि गौरा चंद्रमाधव के साथ अपना पत्राचार बंद नहीं करती हैं, वो सबके साथ रखती हैं। और केवल पत्राचार नहीं, उन पत्रों में, चिट्ठियों में बहुत अच्छे तर्क वितर्क भी हैं, जो उस समय की आत्ममंथन भी। हाँ, आत्ममंथन भी है, क्योंकि चंद्रमाधव एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म के बारे में उनकी अपनी राय है, लेकिन साथ में वो काफी निराशावादी भी हैं। उनको लगता है कि यूरोप में जो है संस्कृति खत्म हो चुकी है, इसलिए युद्ध की तो जरूरत थी। और जब युद्ध छिड़ जाता है तो वो कहते हैं कि देखो मैंने कहा था युद्ध हो गया, लेकिन वो हमेशा निराशा में डूबे रहते हैं उसके बाद भी। लेकिन गौरा दूसरी तरफ अलग बात करती हैं, वो सकारात्मकता की बात करती हैं कि संस्कृति हमारी ही है, हमको अगर किसी का दृष्टिकोण बदलना है तो पहले अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और कुछ अच्छे में इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, जैसे कि दुख अपने आप में इष्ट है। बहुत अच्छे कोट्स हैं। आत्मपीड़न ही आत्मदर्शन का माध्यम है। और एक जगह पर एक गर्ल्स वर्क दिखा है, द एप्पल, द सिंगिंग एंड द गोल्ड। एक लाइन आती है, बड़ी खूबसूरत आती है, उसका आगे चलकर बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन भी किया है। एक जगह पर आते हैं अलग अलग, आप देखिए, कहते हैं अज्ञा पे पाश्चात्य साहित्य का बहुत प्रभाव था, और उन्होंने नदी के द्वीप में पाश्चात्य साहित्य को पिरो दिया है। जैसे वो पाश्चात्य साहित्य नहीं है, उनके चरित्र उठा कर उन्होंने इसमें पिरोए हैं अलग अलग जगह पे। जैसे मैंने आपको बताया, लिलित का नाम वो लेते हैं, एक दो जगह और नाम लेते हैं। आपने देखा था वो जब रेत का घर बना रहे होते हैं, वहाँ पर 2 लोग और होते हैं, रॉबिन्सन, मिस रॉबिन्सन रेत के घर से। हाँ, रेत के घर से याद है कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए खास तौर पर, जैसे हम कहते हैं कि रोमांस के मामले में, प्रेम के मामले में बहुत अच्छी उपन्यासों में से एक है। हाँ जी, कहते हैं ओशो की फेवरेट किताबों में से एक है ये। हाँ, और वो जो दृश्य हैं उनमें इतनी सुंदर भाषा है कि वो आपका बार बार पढ़ने का दिल करेगा। तो जैसे सुप्रिया ने कहा, रेखा को भुवन कहते हैं मिस रॉबिन्सन, वो उनको कहती है मैन फ्राइडे। और जब उनको किसी चीज से डर लगता है तो कहते हैं कि मैन फ्राइडे तो जादू जानता है, वो जादू कर सकता है। बिल्कुल। और आखिर तक आते देखिए, मैनिफेस्टो कविता से वो करते हैं, उसको खत्म करते हैं। आखिरी खत जो लिखती है रेखा, उपन्यास खत्म होते होते मैनिफेस्टो कविता से करती है, जो कि भुवन ने किसको दी थी? गौरा को, और गौरा भेजती है उसे रेखा को। अब देखिए, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। गौरा जानती है कि रेखा भुवन से प्रेम करती है, और रेखा के नए पति जानते हैं रमेश चंद्र कि रेखा भी भुवन से प्रेम करती है। गौरा ये भी जानती है भुवन रेखा से प्रेम करते थे, और उसके बावजूद भुवन उनको सब सच बताते हैं। सारे पात्र बड़े सच ईमानदारी से अपने आप को सामने रखते, बिना कुछ छुपाए हुए। हाँ, जैसे पिछली बार भी हमने जब एक किताब की चर्चा की थी, मल्लिका की, उसमें से एक शब्द उठाया था। इस किताब में भी एक शब्द, इस तरह के वैसे तो कई शब्द हैं, लेकिन एक शब्द जो मुझे बड़ा पसंद आया, जब जर्नलिज्म की बात हो रही थी, वहां पर भुवन नहीं, चंद्रमाधव जो खुद जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं एक जगह पर कि जर्नलिज्म की तो मार है, ये किसी को गहरे नहीं जाने देता। यहाँ पर सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए, उथला ज्ञान यानी शैलो। और जैसे ही कोई गहरा इंसान मिला जर्नलिज्म में, तो उसको दूसरे जर्नलिस्ट संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि यह कौन उज्बक हमारे बीच आ गया। उज्बक क्या होता है? एक तरह का, अगर एलियन कहें, जो अजीब सा दिखने वाला, सबसे अलग दिखने वाला इंसान, वो उज्बक है। उज्बक, अफलातून शब्द साथ में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के कुछ एक जगह पे शब्द हैं जिसमें से मुझे उज्बक बड़ा पसंद आया। और मुझे तो इसके खैर बहुत सारी चीजें इतनी पसंद है कि मैं पूरा दिन इसके बहुत सारे कोट्स बोल सकती हूँ। बहुत सारे अच्छे कोट्स हैं यहाँ पर, इसमें जगह जगह। जैसे आप देखिए, जब ये बात करते हैं शुक्र तारे, आप देखिए साथ साथ ये
भूगोल को भी लेके चलते हैं, और जैसे ये मैं तुम्हारा शुक्र तारा होना चाहती हूँ, कहते हैं हर एक को एक तारा रखना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अपना छकड़ा तारे के पीछे जोत लो तो तारे तक पहुंचे। तब पात्र कहते हैं कि शुक्र, केवल शुक्र तारा मेरा है। गौरा उस टाइम में कहती कि मैं शुक्र तारा ही लूंगी अगर मुझे लेना ही होगा। सब लोग अपने अपने तारे भी बांटते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी है। जैसे मैं आपको बता रही थी गाल्स वर्दी की पंक्ति को लेकर जो कहानी लिखी गई थी, शरद धुंध स्निग्ध सफलता की ऋतु सहसा याद आई, रात में चुपचाप टपक पड़ने वाले, गौर कीजिएगा, रात में चुपचाप टपक पड़ने वाले पके फल की वह लोमहर्षक आवाज, और एक अनिर्वचनीय गहरी उदासी उस पर छा गई। पका फल, चुपचाप टपक पड़ना, उसके बाद फिर हाँ है शरद की धूप का सोना, पकती धूप का सोना, और वह गिरा हुआ फल भी। मतलब रेखा को जो थोड़ी देर पहले एक सेब के फल अच्छे लग रहे थे, उसे पता था कि फल टपक कर गिर जाएगा, वो उस फल को रुक जाती है कि फल टपक जाएगा। और उस टाइम पे रेखा बीमार ही होती है, और वो कहती है कि ये सेल्फ पिटी नहीं है भुवन, मैं दीन नहीं हूँ, जो हमें मिला है वो बहुमूल्य है। और उस टाइम पर वो लोग दूर हो रहे होते हैं, दूर उनको सेबों से लदी हुई शाखें दिखने लगती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुप्रिया, हमारे पास 1 मिनट के करीब बचा है। हाँ, तो जो आपने रेत का सीन कहा था, वो इतना अच्छा दृश्य है, उसको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि सब लोग पढ़ें। बहुत अच्छे रेत के घर बनाने की बात है, बहुत सुंदर। और जो मैं सेब वाला पढ़ रही थी, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब आप देखिए, आप वो सेब की बात नहीं कर रहे, वो कश्मीर की अज्ञे के अंदर से ना घुमक्कड़ प्राणी कहीं नहीं जा सकता जो वो लिखते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है वो पहले घुमक्कड़ है और साहित्य वो घुमक्कड़ी को ही लिखते हैं। उनकी कहानियां उनकी घुमक्कड़ी के साथ साथ चलती रहती है। और वो उन जगहों के बारे में जो कुछ बारीकी से काफी सारी चीजें बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। नैनीताल की जब बात करते हैं या जब कश्मीर की बात करते हैं, वो सितारों को देखते हुए जब अपनी स्टडीज के लिए जाते हैं। असल में पता है, मैं भीमताल गई इसीलिए थी, और अब तब तक मैं भीमताल ही जाती हूँ। तो वो नैनीताल की गुफाओं की बात करते हैं, जो झील के नीचे कुछ गुफाएं हैं, फिर कश्मीर में जो कुछ चट्टाने हैं, झील हैं, कुछ रास्ते हैं, उनकी इतनी बारीकी से बात करते हैं कि वो दृश्य पूरा आपकी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए। चलिए, समय भाग रहा है, जाते जाते हम इस कविता से इसको थोड़ा खत्म करते हैं। दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। दुख इष्ट है, दुख अपने आप में इष्ट है। शुक्रिया सभी श्रोताओं का। समय फिसल रहा है। विश्व दीपक जी कोशिश करेंगे अगला सेशन रख सके नदी के द्वीप पर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद सुप्रिया, सभी का धन्यवाद। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे प्रतिष्ठित लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के साथ। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।